हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो ना? हेलो, आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो ना? चलो ठीक है, बेहतरीन, सुपर। ठीक है, सुपर। ठीक है, आज 1.0 2.0 साथ साथ हैं, अच्छा फील कर रहे होगे। ठीक है, हाँ। पहली बात, दूसरी बात, अच्छा एक मिनट और रुको। हाँ, दूसरी बात, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, 2.0 वालों के लिए थोड़ा सा राहत है। अब उनके बड़े लेक्चर नहीं होंगे, वही 1 घंटा 35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर होगा। बहुत कंफर्ट जोन में आप रहोगे। बट जितना हम करा रहे हैं उतना करते जाना। किसी का अगर बैकलॉग आ गया है तो वो कवर कर सकते हो इजीली। ठीक है, इजीली, क्योंकि अब बहुत, मतलब सुनो, दौड़ भाग नहीं है। स्पीड अप, आपकी स्पीड एकदम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेक्चर छोटे हो गए इसलिए। ठीक है, तो लेक्चर छोटे हैं एकदम, परफेक्टली सब चीजें चलेंगी। और एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग एनसीईआरटी कुछ और नई चीजें लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन तो मैं देता ही हूं, बट क्वेश्चंस को कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आगे जाकर के अगला चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कराने वाला हूं उस चैप्टर के बाद। ठीक है, ह्यूमन फिजियो आपकी एंड हो जाएगी। ओके, चलो बेहतरीन, सुपर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, हाँ, मैं देखो, डोपा तरुण सर दे रहे हैं, मैं एनसीईआरटी बूस्टर दे दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, सेम चीज है। डोपा सर बोलते हैं, मैं एनसीईआरटी बूस्टर बोल देता हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लाइनें फॉलो कर रहा हूँ सारी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बूस्टर डोज मैं दे दूंगा आपको, डोपा सर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना? डोपा देन आफ्टर बूस्टर, चीज एकदम खतरनाक हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो बूस्टर में देता रहूंगा आपको, ऑलरेडी मैं दे भी रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बना रहा हूं प्रैक्टिस के लिए वो आपको दे रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आपको चीजें मिलती रहेंगी। ओके, ओके, लोकोमोशन मूवमेंट का मैं डालने वाला हूं। ठीक है, वैसे तो मैंने डाल दिया है मंथन वाले में, पर शायद तुम्हारे वाले बैच में नहीं डाला है, उसमें भी डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो लोकोमोशन मूवमेंट का, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं एनसीईआरटी बूस्टर। 200 क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर कर रहे होंगे, सारे डायग्राम कवर्ड होंगे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो आज का टारगेट देख लो, आज का टारगेट क्या है? ठीक है, बेसिक एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है वो कवर करूंगा पहले तो मैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्लैंड कवर करूंगा, तो ग्लैंड के अंदर पहली ग्लैंड आएगी इसके अंदर, पिट्यूटरी। फर्स्ट ग्लैंड जो कवर करने वाला हूं वो है पिट्यूटरी। हाँ, फर्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये अपने में ही बहुत बड़ी ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड आज नहीं लूंगा, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस टारगेट होगा। पर इसमें अगर पिट्यूटरी भी कवर हो जाए ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि सारी ग्लैंड का सार है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, देखो जितना मैं दूंगा वो परफेक्टली दूंगा और लास्ट तक दूंगा, मैं इतना जानता हूं। ठीक है, मैं जितना कमेंटमेंट करूंगा वो लास्ट तक चलेगा, जितना कमेंटमेंट करूंगा बहुत परफेक्टली करूंगा, बस मैं इतना जानता हूं। और मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपने कहने से कोई मैं, क्योंकि मैं अपने में जो हूं ना, अपने में सोचता हूँ कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो इसके हिसाब से ठीक है, ये इसका सब ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मुझे पता है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कब होती है, और मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं अपना दम, देखो दो चीजें होती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें डाउट ही ना आए। ठीक है, पहली बात ये मेरी रहती है कोशिश। ठीक है, उसके लिए फिर भी जो भी है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पूरी लेके चल ही रहा हूँ, सारा सारा कंसेप्ट सारे लेके चल रहा हूँ। तो जब डाउट ही ना आए तो मैं उस एनर्जी को कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज करूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना? अपना, मेरा अपना तरीका है। किसकी तरह दुनिया में कौन क्या कर रहा है यार उससे, ठीक है, मेरा अपना तरीका, हर इंसान का, हर टीचर का अपना तरीका है, और वो अपने तरीकों को बेस्ट तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अगर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स के अंदर मुझे डाउट बताने ही पड़ेंगे। अगर मैं बिना डाउट बताए फिजिक्स करा रहा हूं, ठीक है, तो बेवकूफी है मेरी। ठीक है, अगर फिजिक्स करा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मुझे सॉल्यूशन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सारे कंसेप्ट बच्चे के इतने बेटर नहीं होते। ठीक है, पर जूलॉजी जो मैं दे रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 2 घंटे का सॉल्यूशन बनाऊंगा, तुम 2 घंटे सॉल्यूशन को देखो, तो ये तुम्हारे संग मैं, मतलब मुझे जो फील हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ। इसलिए जहां जरूरत जितना होगा मैं अपना दे दूंगा, अपना कर दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो एनसीईआरटी लाइनों से हैं, और अगर मेरी क्लास के अंदर जरा भी सीरियस हो, जरा भी सीरियस हो, यू उड़ा दोगे। ठीक है, बस ये मेरा, बस थोड़ा सा वो है, मेरा अपना तरीका है भाई। ठीक है,
और शुरू से मैंने अपना तरीका रखा है, ठीक है, कभी मैंने किसी के तरीके को फॉलो नहीं किया, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं अपना बेस्ट दे भी पा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि नकल करना ये कंसेप्ट मेरे में है नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, द क्लासिकल, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। अब देखो दो डेफिनेशन एनसीईआरटी की मैं लूंगा, एक क्लासिकल का मतलब है ओल्ड टाइप की, पुराने टाइम पर क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक है यार ये तो, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन है। इट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन, लेटेस्ट साइंटिफिकली जिसका प्रूफ मिलता है, समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो, हाँ बेटा, फर्स्ट स्लाइड, यस फर्स्ट स्लाइड है ये आपकी, पहली स्लाइड, पहली स्लाइड चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है, यस पहली स्लाइड चालू कर रहा हूं। हाँ बायोमोलिक्यूल मैं कराऊंगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैं कराऊंगा, ठीक है, आप देख लेना, बायोमोलिक्यूल के बिल्कुल जीरो से उठा करके मैं इस लेवल पर लेके आऊंगा कि एक बार के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है, दोबारा आपको बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये कोशिश रहेगी, फिर तुम कितना सपोर्ट करते हो मुझे नहीं पता, मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हार्मोन की भाई, क्लासिकल डेफिनेशन तो ये है कि हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन आज द केमिकल, ये केमिकल है, जो कौन बनाता है इनको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, और कहां पर रिलीज होते हैं, ठीक है, फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में, लाइक ब्लड में रिलीज होते हैं, जैसे जैसे मान लो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, मानो ये मैंने एक डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, ये मानो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहां पर यहां पर ये सेल्स हैं, मान लो सेल्स दिखा दे रहा हूं मैं कुछ, ठीक है, मतलब एक तरीके से पेनक्रियास की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का डायग्राम बनाया है, तो ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो अपने सीक्रेशन को कहां पर डाल रही हैं, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड में डाल रही हैं, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सीक्रेशन को कहां पर डालती हैं, बॉडी फ्लूइड, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड, जो ब्लड में रिलीज करती हैं, ब्लड की हेल्प से, मान लो, ठीक है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, सेल के आसपास आप जानते हो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और अब क्या होगा, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं जो रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं, ये सारे हॉर्मोन्स, ये सारे हॉर्मोन्स यहां से निकल के यहां आते हैं, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये, ठीक है, ये आ गए, यहां से निकल करके यहां तक आ गए, ठीक है, यहां से निकल करके यहां तक आ गए, और ये यहां पर आकर के फाइनली बाइंड कर जाते हैं, ये फाइनली बाइंड कर गए, ये बाइंडिंग हो गई, ये बाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करेंगे, यहां से बाइंड करेंगे, मैं इस पूरी डेफिनेशन में कई चीजें बताने वाला हूं, कई चीजें इंक्लूड होंगी, सारे कंसेप्ट इंक्लूड होंगे यहां पर, ठीक है। तो हार्मोन क्या होते हैं बेटा, हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जो बॉडी फ्लूइड में रिलीज होते हैं, तो ये तो गई क्लासिकल डेफिनेशन, ये तो गई क्लासिकल डेफिनेशन। अब मैं मॉडर्न डेफिनेशन भी समझा रहा हूं कि हार्मोन क्या होते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं जो निकल रहे हैं, इट इज अ हार्मोन्स, हार्मोन्स ध्यान रखना है आपको, प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड नेचर के भी हो सकते हैं, हार्मोन्स अमाइनो एसिड नेचर के भी हो सकते हैं, और हार्मोन्स की बात किया तो स्टेरॉइड नेचर के भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, जो हार्मोन्स निकल रहे हैं ये हार्मोन्स प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है ये न्यूट्रिएंट है, आप समझना, ये एक्चुअल में न्यूट्रिएंट नहीं है। हाँ, ये एक्चुअल में न्यूट्रिएंट नहीं है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट नहीं है। प्रोटीन, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, स्टेरॉइड का मतलब ये नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, पहली बात। ठीक है, न्यूट्रिएंट नहीं है, पहली बात। दूसरी, जो आसपास की सेल होती हैं उन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, यानी कह सकते हो इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं, इंट्रा नहीं होगा, इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। भाई यहां से सिग्नल गया, इस सेल के पास गया, इन हार्मोन की हेल्प के पास, इन हार्मोन की हेल्प से गया, और ट्रेस अमाउंट में निकल रहे हैं, बहुत माइन्यूट से अमाउंट में निकल रहे हैं। एंजाइम्स हैं तो एंजाइम बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड क्या होते हैं, अच्छा अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, इसका मतलब 12th, अच्छा 11th में भी तुम थोड़ा हल्के हो, उसका मतलब कोई नहीं, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। फैट सोल्युबल सब्सटेंस, लिपिड की तरह ही स्टेरॉइड्स होते हैं पर स्ट्रक्चर अलग होता है। लिपिड क्या होते हैं भाई, लिपिड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहां पर एल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं, जबकि स्टेरॉइड पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बनते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी लिपिड सोल्युबिलिटी दोनों की है, दोनों ही लिपिड सोल्युबल होते हैं। ठीक है, बताऊंगा उसको मैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, माइन्यूट ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, और नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, लेटेस्ट डेफिनेशन है। तो क्लासिकल डेफिनेशन समझ में आ गई, इसी में लेटेस्ट डेफिनेशन मैंने डाल दी है। ठीक है, करते क्या है हार्मोन, ये यहां बाइंड किए, यहां बाइंड करने के बाद सिग्नल कहां गया, अंदर गया, सेकेंडरी मैसेंजर। अब सिग्नल को अंदर कौन लेके जाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नल को कहां पहुंचाएंगे, डीएनए के पास, डीएनए के पास। तब डीएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा। तब प्रोटीन अपना फंक्शन करेगी, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन देन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तब इस प्रोटीन का फंक्शन होगा, ये पूरी मैकेनिज्म होती है। हार्मोन, ठीक है, रिलीज होते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बन रहे हैं, अगर बाहर रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, ये डीएनए बनाएगा, सॉरी डीएनए को एक्टिवेट करेगा, डीएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन काम करेगी, ये सेल का फंक्शन हो गया, जिसको कौन स्टिमुलेट कर रहे थे, हार्मोन। तो अगर लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो हार्मोन्स होते क्या है, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, पहली बात, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, दूसरी बात, और ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। समझ रहे हो, एंजाइम बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया वहां पर, फिर दोबारा बनेंगे, फिर रिलीज होंगे, बनेंगे फिर रिलीज होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ये क्या ट्रेस अमाउंट बनते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। आप समझ रहे हो, यहां तक कोई डाउट। अरे यार, ट्रेस अमाउंट मींस, अगर तुम ये नहीं समझोगे तो तुम नीट कहां से निकाल लोगे मेरे भाई। समरी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेगा वो आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। हाँ, तो क्या नया चैप्टर मैंने कराने के लिए बोल दिया था, तो मैं बीच में दे दूंगा आपको, या बीच में करा दूंगा, ठीक है, बीच में कभी करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ रहे हो, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं ट्रेस क्या होता है, अब मैं क्या, मैं डर जाता हूँ यार, मैं क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि ट्रेस नहीं पता। ट्रेस मतलब होता है माइन्यूट सा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट, समझ रहे हो। ठीक है भाई, चलो, ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा अवेयर रहा करो, ठीक है, क्योंकि नीट बड़ा थोड़ा एग्जाम फाइट है यार, फाइटें ऐसी थोड़ी ना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझो, ठीक है। कोई नहीं, ट्रेस माने होता है माइन्यूट, ट्रेस माने होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, उसको ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ डेफिनेशन में कोई डाउट, पूरा डायग्राम ऐसा बना दिया कि डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा हूं। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको, इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है, और अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है। एक क्वेश्चन बनता है बड़ा प्यारा सा, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड छाप देंगे, ऑप्शन में पूछेंगे बताओ इनमें ऑर्गेनाइज्ड कौन है, बताओ इसमें अनऑर्गेनाइज्ड कौन है, ठीक है, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, जो बने ही हार्मोन को रिलीज करने के लिए वो ऑर्गेनाइज्ड हैं।
जो हार्मोन को बनाने के लिए नहीं बने, जो हार्मोन को बनाने के लिए नहीं बने, ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बताओ, समरी लेक्चर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी चारों सब्जेक्ट में मिल रहा है या नहीं? समरी लेक्चर सब में मिल रहा है? मैं देखियो, देखा नहीं मैंने इसलिए। नहीं, किस किस सब्जेक्ट का मिल रहा है, किस किस सब्जेक्ट का मिल रहा है? ओनली जूलॉजी? अरे चलो ठीक है, क्योंकि समरी लेक्चर की जरूरत सभी की पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, ये अभी पड़ेगी जब एग्जाम के नजदीक होंगे ना, तब समरी लेक्चर आपको बार बार रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, उस समय समरी लेक्चर बहुत बहुत मतलब अमृत का काम करता है, ठीक है, संजीवनी का काम करता है समरी लेक्चर, कि फटाक से समरी लेक्चर देखा, एक सिंगल शॉट के अंदर वो चीज एकदम क्लियर हो गई, ठीक है, फिर तुम यूट्यूब पर भटकोगे नहीं सिंगल शॉट के लिए, वन शॉट के लिए, समझ रहे हो। पॉडकास्ट हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आएगा, हर हफ्ते, जैसे एक हफ्ता में, जैसे एनसीईआरटी डीप लाइन मैंने करा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन कराने के बाद फिर एक पॉडकास्ट मिलेगा आपको, क्योंकि एक हफ्ते में एक चैप्टर और एक पॉडकास्ट, एक चैप्टर एक पॉडकास्ट, वो एक पॉडकास्ट में पूरा चैप्टर होगा, ठीक है, तो बहुत एक अल्टीमेट वे में बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कई बच्चों ने क्या है ना, वो चीजें मेरी मेहनत को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड पे मेहनत बहुत होती है, ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ, बस ये है, मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर क्वेश्चन बना बना करके लेकर के आ रहा हूँ, बट उसको वैल्यू जल्दी खत्म करा दो, उनकी तरह जल्दी खत्म करा दो, ठीक है। फिर क्या, मैं खाली एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, एक एनसीईआरटी की सीरीज ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन की अलग से सीरीज लेता हूँ, जिससे कि जिस बच्चे को जल्दी करना है कम से कम वहां से कर लेगा, क्वेश्चन करने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अलग कर लेगा, पॉडकास्ट करना है अलग कर लेगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, समझ रहे हो। तो तभी करो, चीजें समझते नहीं हो आप लोग, ठीक है, कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में मेहनत कितनी होती है, बस मेरा क्या बोलना नहीं है, बस मतलब थोड़ा आप बस साथ साथ चलते रहो तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब अभी मैंने बताया दो, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है नीट का बनेगा, क्योंकि नीट ने अभी तक पूछा नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आना है इस बार, तो पूछेगा बताओ इनमें से ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कौन से हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कौन से हैं। हम हाइपोथैलेमस आपको पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, पर एक्चुअल में हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइज्ड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, समझ रहे हो, जो ब्रेन का एक पार्ट है, जो लिम्बिक सिस्टम का भी एक पार्ट है, जो बहुत सारे इन्वॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है, पर वो एक ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर लेता है, हार्मोन भी बना लेता है, ठीक है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे हार्ट है, ठीक है, हार्ट का काम है पंपिंग पंपिंग ऑफ ब्लड, पर वो ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर लेता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, एएनएफ अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, एएनएफ जो रास का एंटागोनिस्टिक होता है, वो हार्ट से बनता है, वॉल ऑफ हार्ट। किडनी एक्चुअल में, समझ रहे हो, ग्लैंड नहीं है, किडनी एक ऑर्गन है जो पर्टिकुलर ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है, पर किडनी से आप जानते हो एराथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है जो एराथ्रोपोइसिस कराता है, ठीक है, तो वो भी ग्लैंड की तरह बिहेव कर ले रही है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में हो गया, आप समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसे ही बॉडी के जैसे लंग्स है, लंग्स भी बहुत सारी चीजें रिलीज कर लेता है, तो बहुत सारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन है, जैसे अभी गट की बात करो, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि अभी मैंने डाइजेशन इस साल पढ़ाया नहीं है, सिलेबस से हटा दिया है उन्होंने, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बना तो डाइजेशन के लिए है, फूड के ब्रेक डाउन के लिए, पर उससे भी हार्मोन निकलते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड इट इज ऑल्सो हार्मोन, ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोन भी निकाल लेता है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये तो अनऑर्गेनाइज्ड है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन है और काम ये भी कर रहा है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा बेटा, होगा होगा, ऐसा थोड़ी ना नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, सारी चीजें होगी, मंथन 1.0 2.0 दोनों में। चलो अब आ जाओ, चैट प्राइवेट करने का ऑप्शन होता तो मैंने कर दिया होता अब तक, ठीक है, समझ रहे हो, वापस आ जाओ। अब पढ़ना क्या क्या है आपको, सबसे पहले आ जाओ ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड में पिट्यूटरी ऑर्गेनाइज्ड है, पढ़नी है आपको, पीनियल ऑर्गेनाइज्ड है, पढ़नी है आपको, थायराइड ऑर्गेनाइज्ड है, पढ़नी है आपको, एड्रिनल ऑर्गेनाइज्ड है, पेनक्रियाज ऑर्गेनाइज्ड है,
पैराथायरॉयड ऑर्गेनाइज्ड है, थाइमस ऑर्गेनाइज्ड है, और गोनैड्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स या बॉडीज हैं। अगर मैं अनऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या आएगा? अनऑर्गेनाइज्ड में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आएगा, और अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर लिवर आएगा, और अनऑर्गेनाइज्ड में किडनी आएगी, अनऑर्गेनाइज्ड में हार्ट आएगा। आप समझ रहे हो? ये एक्चुअल में ऑर्गन है, बने किसी और चीजों के लिए, पर ये हार्मोन भी रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, समझे या नहीं समझे? समझे ना बेटा? तो ये एक्चुअल में क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज, ये अनऑर्गेनाइज। एक क्वेश्चन बनता है जो अक्सर कर बच्चे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये डायग्राम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं लोग पेपर में छाप करके, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, छोटा होता है, तो ये समझ में नहीं आता कहाँ क्या लिखा हुआ है। इसको सबको इरेज कर देंगे और इनकी जगह एबीसीडी लिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे। और यहां पर क्या करेंगे? वो एबीसीडी लिख करके आपसे पूछेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, अरे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। आप समझ रहे हो? इस तरीके से ए बी सी डी करके चीजें इस पे कहीं ना कहीं लिखी होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पे होंगी, इस तरीके से कहीं ना कहीं पूछेंगे। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कहाँ क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर क्या होती है? थाइमस, सॉरी थायराइड। नीचे क्या होगी? हमेशा थाइमस। पेनक्रियाज आप जानते हो, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, आप जानते हो। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, आपको पता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यहां आती है तीन जगह। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होती है। तो यहां पर हाइपोथैलेमस है, यहां पिट्यूटरी है, तो यहां पर पीनियल ग्लैंड होगी जो हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी साथ साथ होते हैं, पीनियल अलग होती है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, बाद बाकी का कभी भूलोगे नहीं आप। ओके, चलो। तो एक क्वेश्चन इस डायग्राम से बनता है, अब आप कर पाओगे इस डायग्राम का क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना, दे दोनों साथ साथ होंगे, अलग अलग कभी नहीं होंगे। ये अलग होगी पीनियल ग्लैंड, बाद बाकी का तो आप पहचान लोगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं चालू करूंगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी है क्या? ठीक है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। समझ रहे हो ना? मास्टर ग्लैंड। अगर मैं मास्टर की बात करता हूं, मास्टर की बात करता हूं, मास्टर किसे बोलोगे? ठीक है, मान लो बच्चे कहते हैं मास्टर का भी मास्टर होता है, यस, ठीक है। पर उसको मास्टर क्यों नहीं बोलते हैं? उसको मास्टर क्यों नहीं बोलते हैं? मास्टर वो है जो एक्चुअल में एक ही काम कर रहा है, पढ़ाने का, ठीक है। जो एक ही काम कर रहा है, कई बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो मास्टर है, ठीक है। मानो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ठीक है, वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, बट साथ में वो थोड़ा सा मतलब 1 घंटे पढ़ा भी लेता है। तो आप उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलोगे या टीचर बोलोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बोलोगे ना, वो पार्ट टाइम है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड होती है जो बहुत सारे काम करती है। एक इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्रेन का एक इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करती है। और भी बहुत सारे ब्रेन के काम है, वो सारे बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है। साथ में बहुत सारी चीजों का रेगुलेटिंग सेंटर भी है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट भी है वो, तो ठीक है। पर वो साथ में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प कर लेती है, ठीक है। समझ रहे हो? और पिट्यूटरी, उसका एक ही काम है, बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो एक्चुअल में मास्टर कौन हुआ? तो मास्टर यहां पर पिट्यूटरी हुई, ना कि हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया होगा? इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी का काम ही एक है, ठीक है, बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना। समझे? आई या नहीं आई? कोई डाउट हुआ करें तो बस कमेंट में लिखा करो, कोई भी डाउट आए मैं पूछा करूं तो बताया करो, ठीक है। तो कमेंट का फायदा है, नहीं तो इतनी तुम पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, ठीक है। बस मैं पूछा करूं ओके, तो ओके बोल दिया करो। डाउट है तो डाउट बोल दिया करो। मैं पूछूंगा डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखना है तो नो डाउट लिख दिया करो, ठीक है। साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड? अच्छा, यार अब बताओ साउंड कैसी है? साउंड का तो बवाल चल रहा है यार बहुत बड़ा, ठीक है। साउंड क्वालिटी बताओ, पहले से बेटर है क्या साउंड क्वालिटी? गुड, क्लियर है।
ओके, ऑल गुड, बेटर है, ठीक है। कोई नहीं, मैं बस साउंड पर थोड़ा काम चल रहा है, साउंड गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करता हूं। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही है ये। रफ डायग्राम है, फेयर डायग्राम, रफ का मतलब मेन डायग्राम आगे बनाऊंगा मैं अभी। हम्म, ठीक है, एक कलर अलग है, ये कलर अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है। पिट्यूटरी गड्ढे में होती है, इसको शैला टर्शिका बोलते हैं, जो स्फेनॉइड बोन के अंदर होता है। ऊपर जो ग्लैंड दिख रही है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी होती है छोटी सी स्टेल्क से, इसको इनफंडीबुलम बोलते हैं, इनफंडीबुलम। जो एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, अगर मैं बात करूं तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक ये होती है वेसल्स, यहां से आती है और यहां से एंट्री पिट्यूटरी में एंटर कर जाती है। इसको पोर्टल वेन बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम याद आ गया होगा, मैंने पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इतना ही नहीं, हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी होते हैं, जो हाइपोथैलेमस से मिलने वाले न्यूरॉन्स बनाते हैं। मानो एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन ढेर सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन यहां से रिलीज करेगा इस पोर्टल सिस्टम के ऊपर। ये न्यूरॉन है, ये ढेर सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो इसके ऊपर रिलीज करेगा यहां पर। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन यहां से न्यूरॉन है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये और ये क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। अगर मैं इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन की बात करता हूं, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की बात करता हूं, जो यहां से कुछ रिलीज कर रहे हैं, समझना, कुछ रिलीज कर रहे हैं, जो यहां से होता हुआ कहां जा रहा है, यहां नीचे देखो ये गया, ठीक है। और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनके सीक्रेशन को ये कंट्रोल करता है, आप समझ रहे हो, हाँ, उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारे के सारे हार्मोन जहां से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस है, इनफंडिबुलम, ठीक है, हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जोड़ती है, जो एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है इनफंडिबुलम, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल सेपरेट है। ये कैविटी होती है, इसको शैला टर्शिका बोलते हैं, सेला टर्शिका बोलते हैं, कैविटी है, स्फिनोइड बोन के अंदर होती है। हमारी क्रेनियम की स्फेनॉइड बोन में एक शैला, ठीक है, टर्शिका नाम की एक कैविटी होती है, जिसके अंदर पिट्यूटरी होती है, ये पिट्यूटरी है, ठीक है, पोस्ट एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। तो पिट्यूटरी का ओरिजिन क्या हुआ,
एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, समझ रहे हो? और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, वेट जरा बताओ? 0.5 ग्राम के आसपास होता है, बहुत कम। एक्टोडर्मल ओरिजिन है, 0.5 ग्राम के आसपास है। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये एक्चुअल में हाइपोथैलेमस थैलेमस का ही प्रोजेक्शन है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल सेपरेट है। सेला टर्सिका, ठीक है, इस फिनोइड है, इस फिनोइड बोन के अंदर कैविटी होती है, उसको सेला टर्सिका बोलते हैं। इनफंडिबुलम एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ध्यान रखना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं या हार्मोन रिलीज करते हैं, और यहां से होते हुए सीधे यहां आते हैं और इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई अपने हार्मोन बनाओ और रिलीज करना स्टार्ट कर दो। तो बेसिक बताया मैंने, आउटर आउटर। अब मैं डिटेल लेके चलूंगा इसका, डिटेल्ड, ठीक है, कि कैसे है, क्या है पूरा का पूरा। ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हाँ, जो हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से जोड़ रहा है। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? हाँ, वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत करो, चीजें सब करा दूंगा मैं, ठीक है। तुम अगर धैर्य से समझोगे तो सब चीजें करा दूंगा, ठीक है। पर मैं एक ही बात कहता हूं, जो मैं कमिटमेंट करूंगा वो ऐसा करूंगा कि ऐसा नहीं 2-3 चैप्टर तक मैंने किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। वो पूरा प्रॉपर होगा, मैं उतना ही करूंगा जितना मैं प्रॉपर कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, बस ये ध्यान रखना। उतना ही पढ़ा पाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जो वाकई में नीट के लिए रिलीवेंट है, इरिलीवेंट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। स्फेनॉइड बोन में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही पिट्यूटरी होती हैं। ये बेसिक डायग्राम बनाया है, दूसरा डायग्राम और बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखूंगा, उसमें ग्रुप ऑफ सेल पर ही बात करूंगा मैं, ठीक है। चलो, अब एक्चुअल में ये तो भी एक बेसिक डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। चलो, अब ये तो बेसिक बताया मैंने, अब एक्चुअल में डायग्राम असली में आएगा, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। अब एक्चुअल में डायग्राम आएगा पिट्यूटरी का। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने वहां दे दी है आपको। ये हाइपोथैलेमस होगा, बस। ये इसमें सारी चीजें ऐड कर दूंगा, सब कुछ ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का मिडिल पार्ट होता है, और पूरी पिट्यूटरी कैविटी के अंदर होगी, इस कैविटी को बोलेंगे शेला टर्शिका। जो चीजें मैंने पहले वाले डायग्राम में लिख दी हैं वो यहां नहीं लिखूंगा, जिससे कि थोड़ा जगह को मैं यूटिलाइज कर पाऊं, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहां ध्यान रखना है, अभी बताया था मैंने कि यहां पर क्या होते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ये प्रॉपर पूरा डायग्राम है, ये कैपिलरी से बना और यहां से होता हुआ ये कैपिलरी में फिर आके टूट जाएगा। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन या सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी में लेकर के आता है। और इसका जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, अभी बताया था मैंने। यहां पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, उससे कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, ये डायरेक्टली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे। ये भी न्यूरॉन्स ही हैं, ये भी न्यूरॉन्स ही हैं। ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, ये भी न्यूरॉन्स है, वो भी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब समझना, ये तो पूरा हाइपोथैलेमस है ही, बताई दिया मैंने आपको, हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। इनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल भी बोलते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, समझना, यहां मैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहा हूं, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक, दो, तीन, चार, पांचवी का कुछ पार्ट उधर होगा अंदर, कुछ इधर होगा, पांच। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल दिख रहे हैं आपको, एंटीरियर में ही होंगे, पोस्टीरियर में नहीं होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप दिखा दो, ये अलग अलग बंच है, इनके अलग अलग बंच हैं। अलग अलग बंच है इन ग्रुप ऑफ सेल के, ये बंच, समझ रहे हो। ये हार्मोन यहां से होते हुए पोर्टल सिस्टम के थ्रू, यहां से होते हुए, और यहां आकर के इन सेल के सीक्रेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ इसको 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 कंट्रोल कर रहे हैं, समझना मेरी बात। ठीक है, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन इन सेल्स के सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तब इनके चारों तरफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके चारों तरफ तो ब्लड वेसल्स होंगे, इस तरीके से मान लो, ये ब्लड वेसल्स एक दिखा दे रहा हूं बाहर, अंदर से ही होंगे सारे सारे ब्लड वेसल्स, ऐसी बना दिया है बाहर, पर अंदर से जाल होता है फिर। ठीक है, हौच पौच ना हो जाए इसलिए, फिर यहां से ये हार्मोन निकालने चालू कर देते हैं ब्लड के अंदर ये सेल्स। ये पूरा मैकेनिज्म है इस तरीके से। ठीक है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन निकालते हैं, वो यहां से होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई, अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के हार्मोन को बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक एक करके। ये जो पार्ट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी होगी, ये होगी एंटीरियर पिट्यूटरी।
एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने एक नाम दिया है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो इधर दिख रही है आपको, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको नाम दिया हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्योंकि एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन, इनके साइटोन ऊपर होते हैं, इनके एक्सोन नीचे होते हैं, यानी ये हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और यहां दो प्रकार के साइटोन के बंच हैं, एक सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दो होते हैं इसके अंदर, न्यूरॉन के गुच्छे, साइटोन के गुच्छे। और पैरावेंट्रिकुलर, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई समझते हो ना? न्यूक्लियाई का मतलब है कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस। तो साइटोन के गुच्छे ये एक हार्मोन बनाएंगे। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखना, ये बनाते हैं एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। और क्या बोलते हैं इसको? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। और अगर मैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात करता हूं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात करता हूं, ठीक है, तो इसको भाई कौन सा हार्मोन बनाएंगे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ये बना रहे हैं, वैसोप्रेसिन वो बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और यहां से ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है, यहां से ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सारे हार्मोन ब्लड में ही रिलीज होते हैं। तो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक एडीएच बना रहा है, एक ऑक्सीटोसिन बना रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन का बंच है, आप समझ रहे हो, न्यूरॉन का बंच है। एडीएच का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। अरे यार, ये बच्चा वही है जो लिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ट्रेस का मतलब क्या है? अब वो एडीएच की फुल फॉर्म पूछ रहा है। यार बड़ी समस्या है। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा के चुका हूं, उसमें पूरे चैप्टर में एडीएच एडीएच पढ़ाया है मैंने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो या तो बच्चा ये अभी आया है आज ही क्लास के अंदर। हाइपोथैलेमिक हार्मोन को आप न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं, ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आ जाओ। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा रासायन क्या क्या पढ़ा दिया, रेगुलेशन सब कुछ से पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बहुत अच्छी तरीके से समझना। अब यहां मैंने एंटीरियर लोब, अगर अच्छा, एंटीरियर लोब को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सर किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? समझो, एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, एक को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया इज अ मिडिल लोब, ये है पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया है, इट इज मिडिल लोब, जो एक्चुअल में पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ही है। अब पार्स डिस्टेलिस और इसको मिलाकर के इसमें 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल हैं। कितने टाइप के? 5 ट्रॉफिक सेल्स होते हैं, 5
ट्रॉफिक सेल्स होते हैं, 5 ट्रॉफिक सेल्स, समझ रहे हो? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इन 5 ट्रॉफिक सेल को नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। 5 ट्रॉफिक सेल्स होते हैं यहां पर, ठीक है। और ट्रॉफिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अदर सेल के सिक्रेशन को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, वो ट्रॉफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रॉफिक सेल 5 प्रकार के क्या बनाते हैं वो अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं, न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करूं, तो इन सभी बताया मैंने, ठीक है। 2 हार्मोन निकल रहे थे इनसे, एक तो मैंने बताया एडीएच, एडीएच, और एक था वैसोप्रेसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन, एडीएच और वैसोप्रेसिन। अगर मैं एडीएच की बात करता हूं, समझना, एडीएच इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, वैसोप्रेसिन लिख दिया उधर मैंने, एडीएच या वैसोप्रेसिन एक ही बात है। दूसरा था ऑक्सीटोसिन। समझना, ये क्या काम करता है, आगे लिखता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं और निकलते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते। सारे के सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस बनते हैं, यहां से तो सिर्फ रिलीज होते हैं, ठीक है। बोथ प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, क्लियर है, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ठीक है। एडीएस, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, अगली स्लाइड में बता दूंगा कि फंक्शन क्या है। अब यहां बात करेंगे, समझना किसकी बात करेंगे, इन 5 प्रकार के ट्रॉफिक सेल की। क्या है 5 ट्रॉफिक सेल्स? और कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो होती है यहां पर नंबर 1 सोमैटोट्रॉफिक सेल, दूसरे होते हैं यहां पर थायरोट्रॉफिक सेल, तीसरे होते हैं यहां पर, ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक, थायरोट्रॉफिक, कॉर्टिकोट्रॉफिक, चौथे होते हैं यहां पर, ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक, थायरोट्रॉफिक, कॉर्टिकोट्रॉफिक। अब आ जाओ गोनैडोट्रॉफिक, गोनैडोट्रॉफिक सेल्स। और नंबर 5 पे आ जाएगा यहां पर, नंबर 5 पर, नंबर 5 पे आ जाएगा यहां पर, ठीक है, लैक्टोट्रॉफिक सेल। लैक्टोट्रॉफिक सेल, सोमैटोट्रॉफिक सेल, थायरोट्रॉफिक सेल, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, गोनाडोट्रॉफिक सेल, लैक्टोट्रॉफिक सेल, ये 5 प्रकार के सेल्स होते हैं। और ये बनाते हैं अलग अलग हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक सेल बनाते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिनको शॉर्ट में आप ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हो। थायरोट्रॉफिक सेल्स जो होते हैं क्या बनाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दो टाइप के हार्मोन बनाएंगे। कौन कौन से हार्मोन बनाएंगे, एक तो एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और एक बनाएंगे ये मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
गोनाडोट्रोफी दो टाइप के हार्मोन बनाएंगे, एक तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लैक्टोट्रोप बनाएंगे पीआरएल, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जिसको हम बोलते हैं पीआरएल। तो ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस इन्हीं को कंट्रोल करता है, तब ये सारे हार्मोन बनते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी के अंदर और रिलीज होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अपने काम करेगा, ये अपने सब अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो ये अपना ग्रोथ बनाएगा, ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। सबके अपने अपने फंक्शन है जो मैं समझाऊंगा। जैसे एक इसका फंक्शन दिखाऊं, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड, और तब थायराइड का रिलीज करते हैं, रिलीज थायरोक्सिन, T3 T4, T3 T4 थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन क्या काम करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है, पूरी ग्लैंड ही पढ़ाने वाला हूं आगे, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। और तब जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या बनाएगी, कॉर्टिसोल। ये पूरी कह सकते हो कि हमारा मतलब बहुत सारे काम करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। लाइफ सेविंग हार्मोन कह सकते हो उसको, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में आगे, ठीक है। एलएच और एफएसएच मेल में भी स्टिमुलेट करते हैं गोनेट्स को। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है बेटा, ये दो काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड भाई, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा रहा है, सो इट इज कॉल्ड मेमोट्रोफिक हार्मोन। मेमा, मेमा मतलब मेमोरी ग्लैंड। और दूसरा काम क्या है इनका, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। सो इट इज कॉल्ड मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन में मिल्क करा रहा है, ठीक है। तो लैक्टोट्रोफिक हार्मोन कह सकते हो, मिल्क फॉर्मेशन का मतलब है लैक्टोट्रोफिक, मेमोट्रोफिक, लैक्टोट्रोफिक। लैक्टोट्रोफिक का मतलब है लैक्टो मतलब मिल्क की बात चल रही है, ठीक है। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन है जो, या लैक्टोजेनिक कह सकते हो, जेनिक मतलब बनाना। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो कहीं ना कहीं लैक्टो मतलब मिल्क का फॉर्मेशन करा रहा है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे डिटेल में पढ़ाना है ये तो सफिशियंट है। थायरोट्रोफिक हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, जो थायरोक्सिन को रिलीज करता है, और थायरोक्सिन के ढेर सारे काम मैं इसी ग्लैंड में बताने वाला हूँ। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंड्यूस करता है, जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, सारे फंक्शन में इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बताने वाला हूँ। ये मैं भी थोड़ा सा भी समझा दूंगा, गोनेट्स में भी बताऊंगा, बट यहाँ समझा दूंगा उसको गोनेट्स के अंदर। ये इतना ही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके मेमोरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है, एक तो डेवलपमेंट के लिए और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसको मेमोट्रोफिक हार्मोन या लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा पढ़ेंगे गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ये पूरी स्लाइड चाहिए इसके लिए डिटेल्ड में, ये करते क्या है। एमएसएच का रोल हमारे अंदर है नहीं, मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कह सकते हो, अगर कोई एनिमल अपना रंग चेंज करता है, रंग बदलता है, समझना मेरी बात, जिसके पास कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी है उसमें ये वाला पार्ट फंक्शनल होता है, समझ रहे हो, हाँ।
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो पार्ट्स इंटरमीडिया से निकलते हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया से निकलते हैं, पर उन एनिमल्स के अंदर फंक्शनल होता है जो अपने रंग को चेंज करने में सक्षम है। जैसे कैमोफ्लैग, क्या कहते हैं इसको, कैमोफ्लैग, यस, कैमिलियन, फ्रॉग, यस। कैमिलियन और फ्रॉग के अंदर ये पार्ट फंक्शनल होता है, हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल है। भाई वेस्टिजियल क्यों है, हमारे अंदर फंक्शनल क्यों नहीं है, जरा बता सकते हो? क्योंकि हम कैमिलियन और फ्रॉग से भी एडवांस हो गए रंग बदलने में, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, उससे भी एडवांस है भाई। इंसान ऐसे रंग बदलता है जो दिखता ही नहीं है, समझ रहे हो ना? बहुत खतरनाक, ठीक है। उससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, पूरी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं, सबसे खतरनाक स्पीसीज इंसान है, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? इसीलिए इसीलिए ये वाला पार्ट इंसान के अंदर वेस्टिजियल हो गया कि भाई कम से कम वो रंग बदलते हैं, दिखता तो है। तू तो ऐसे रंग बदलता है, दिखता ही नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए इसलिए इंसान के अंदर ये पार्ट वेस्टिजियल हो गया, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। वो ऐसा रंग बदलता है जो दिखता ही नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, खतरनाक वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे खतरनाक स्पीसीज अगर दुनिया में कोई है तो वो इंसान है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। सिर्फ माता पिता के अलावा सब खतरनाक लोग हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, सब खतरनाक लोग हैं। और सब, समझ रहे हो ना, आपको यूटिलाइज करेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। ये रियलिटी है, बुरी है पर है यार, सच यही है, ठीक है। तो सोमैटोट्रोफिक सेल ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, थायरोट्रोफिक सेल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, कॉर्टिकोट्रोफिक सेल एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहे हैं। हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं है। गोनेडोट्रोफिक सेल एलएचएफएस रिलीज कर रहे हैं, ये मैं बताने वाला हूं अगली स्लाइड के अंदर। और लैक्टोट्रोफिक सेल प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है, और साथ में लैक्टोजेनिक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है। अब मैं ग्रोथ हार्मोन हेडिंग डाल रहा हूं, इससे रिलेटेड सारी बातें ऐड कर दूं। ग्रोथ हार्मोन, नंबर वन ग्रोथ हार्मोन। ये एक्चुअल में एक ऐसे हार्मोन है जो कि ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करते। ग्रोथ हार्मोन कभी भी किसी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करते। ये तो सिर्फ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर के निकलने को स्टिमुलेट करते हैं। ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर बॉडी में कार्टिलेज की ग्रोथ, बोन की ग्रोथ, बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लौते हार्मोन है जो किसी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे। ग्रोथ हार्मोन को आप ऐसे, या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे? ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एक ही बात है। अब आ जाओ, करते क्या है ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, एक काम करता हूं, इधर फंक्शन इधर डिसऑर्डर, दो चीजें मैं लिख दूंगा तो याद रहेगा आपको एक साथ। इधर लिखोगे डिसऑर्डर, क्योंकि एनसीईआरटी ने साथ साथ दिए हैं, थोड़ा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं मैं, उसी तरीके से याद भी रहे आपको। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं,
growth regulating factors. Growth hormone stimulates secretion of growth regulating factors which control growth of, अब किस किसकी ग्रोथ, कार्टिलेज, growth of bone, growth of body tissue. इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये किसी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रही, जैसे ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जो कार्टिलेज, बोन, बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नियंत्रित करते हैं, समझ में, कंट्रोल कर रहे हैं, वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। चलो, इसके अलावा भाई किसी भी सेल की जब ग्रोथ होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी, तो नो डाउट उस समय ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इनके ब्रेकडाउन को बढ़ाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, एक बच्चा पूछेगा जरूर मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है, ठीक है, हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा, ठीक है भाई। मेटाबॉलिज्म में दो चीज आती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना माने होता है जुड़ना और कैटा माने होता है टूटना, यानी बॉडी के अंदर दो ही टाइप की चीजें चल रही हैं, टूटना और जुड़ने वाली, तो कॉमनली इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बना भी रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इंक्रीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। तभी तो अगर छोटे बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन तेजी से निकलते हैं, पता है आपको, हाइट के टाइम पर, उस समय अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे ना, हाँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ा हुआ होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मानो उसको डायबिटीज हो गई हो, ठीक है। समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है वैसे, अब मुझे समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे क्या है ना, अभी एंटर किए हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो मैं, आज फिजियोलॉजी खत्म हो रही है, लास्ट चैप्टर है, हर चैप्टर में बोलता हूं मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, जैसे प्रोटीन बन रही है एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज से फैट बन रहा है एनाबॉलिज्म, जरूरत पड़ने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये चीजें टूट रही हैं, एनर्जी के लिए टूट रही हैं, कैटाबॉलिज्म। तो बॉडी में दो ही तो चीजें चल रही हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कॉमनली इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और हिंदी में इसको उपापचय क्रियाएं बोलते हैं, अपचय उपचय, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर बच्चा लिख रहा है कि सर मेटाबॉलिज्म समझ नहीं आया, तो समझ लो बच्चा अभी एंटर किया इस चैप्टर से, यस। या हो सकता है एक्चुअल में हुआ क्या है, 3.0 वालों को 2.0 दे दिया गया है, मतलब 1.0 2.0 दोनों दे दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर एंटर कर गए, और उनके एंटर करने की वजह से क्या हो गया ना, अनर्थ हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एकदम जादू हो जाए, ठीक है, उन्होंने शुरू के चैप्टर नहीं पढ़े और यहाँ जादू हो जाए, तो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। चलो भाई, हर चैप्टर में चीजें मैंने इंटरलिंक की हैं, जोड़ी हैं चीज को मैंने, एकदम यहां तक नहीं पहुंचे, लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है, ह्यूमन फिजियो का। तो ग्रोथ हार्मोन क्या काम करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बोन, बोनी बॉडी टिश्यू, ठीक है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नोटेबल पॉइंट करके, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, इफ
इंक्रीज growth hormone if hyper secretion of ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा सीक्रेशन हो जाए, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो समझ लेना ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा छोटे बच्चों का। और तुम ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे ना, तो तुम डर जाओगे, तुम्हें लगेगा उस बच्चे को डायबिटीज हो गई। समझ रहे हो? हाँ, छोटे बच्चे का अगर तुम, ठीक है, हाँ बेटा, लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। फैट मतलब लिपिड एक ही बात होती है भाई, बायोमोलिक्यूल तुम्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं पता कुछ भी, फैट और लिपिड में अंतर नहीं होता, एक ही बात होती है, लिपिड और फैट। समझ रहे? स्टेरॉइड्स अलग होते हैं। समझ रहे हो? हाँ। तुम 3.0 का क्या करोगे? तुम्हारे मतलब का नहीं है 3.0, तुम्हारे मतलब का 2.0 था। वो बच्चे भी 2.0 को फॉलो करेंगे, मुझे पता है 2.0। ठीक है, एकदम सही, सही है। समझ रहे हो? हाँ, आ जाओ। डायबिटोजेनिक इफेक्ट इफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इसको डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। ये फंक्शन, 3 फंक्शन ध्यान रखने हैं। अब मैं आपसे कहूं बेटा, डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं? भाई हाइपो सिक्रेशन की वजह से भी डिसऑर्डर होते हैं और हाइपर सिक्रेशन की वजह से भी डिसऑर्डर होते हैं। तो मैं डिसऑर्डर्स के अंदर दोनों चीज लिख रहा हूं, हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन और हाइपर, हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन, हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम। हाइपर माने ज्यादा और हाइपो माने कम। हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन दो डिसऑर्डर होंगे। तभी कहते हैं हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो ये भी खतरनाक है, लेवल बढ़ जाए तो ये भी खतरनाक है। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, ठीक है, मेंटेन रहना चाहिए। तो अब समझना, हाइपोसिक्रेशन, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो एक डिसऑर्डर होता है पिट्यूटरी डॉफिज्म। पिट्यूटरी डॉफिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी डॉफिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से सर्कस के बोने, बहुत छोटे बोने, जैसे लाइक अ मिड गिट। मिड गिट, मिड गिट हम किसको बोलते हैं? सर्कस के बोने को मिड गिट बोलते हैं। मिड गिट सर्कस के बोने को बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी डॉफिज्म, सर्कस के बोने मिड गिट, समझ में आ गया? हाँ, ऐसे बच्चे मेंटली फिजिकली, फिजिकली डॉफ होते हैं, मेंटली सेक्चुअली नॉर्मल होते हैं, ठीक है, मेंटली सेक्चुअली नॉर्मल होते हैं। अब आता तो हाइपर सीक्रेशन। तो हाइपर सीक्रेशन में मैं, या तो एक ही आ गया, पिट्यूटरी डॉफिज्म एक ही दे रखा है, ठीक है। अब आ जाओ हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो यहां पर दूसरा डिसऑर्डर आ गया, गाय गैंटिज्म। और एक आ गया एक्रोमेगेली। ठीक है, समझना, अगर हाइपर किस में हो जाए, हाइपर इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में हाइपर हो जाए, और हाइपर किस में हो जाए, एडल्ट में, हाइपर इन एडल्ट, तो एक्रोमेगेली हो जाएगी। सर क्या होता है गाइगेंटिज्म? जैसे मान लो छोटा बच्चा है, चाइल्डहुड में उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, अगर उस समय हाइपर सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा? ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी, खली लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा,
जेंट बन जाएगा, इसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं, जेंट साइज, समझ रहे हो? हाँ, जेंट साइज, खली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं। हाँ, अगर मान लो उसकी हाइट बढ़ चुकी है पूरी, ठीक है, हमेशा बोन की हेड पर एक कार्टिलेज होती है, एपिफाइशियल कार्टिलेज, और वो फ्यूज कर गई है, अब हाइट नहीं बढ़ेगी, मतलब उसकी हाइट फिक्स है। अग, अगर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाए तो ये लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, हाँ, थ्रेटेंड हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, ऐसी बोन बढ़ जाती हैं जिनके बढ़ने से नुकसान हो सकता है, जैसे लोअर जो बाहर निकल आएगा, ठीक है, एक्रोमेगेली कहते हैं इसको, नोज की बोन बाहर आ जाती है, ठीक है, टेल बोन बाहर आ जाती है, इसके अलावा इंटरनल भी चीजें दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन अगर एडल्ट में होता है तो इट इज अ डेंजरस, आप समझ रहे हो? हाँ, ये बहुत डेंजरस है, तो ध्यान रखना है, हाइपर सीक्रेशन कभी एडल्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बचपन में अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो नो डाउट हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, 7 फीट क्रॉस कर जाती है, इसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है, गाइगेंटिज्म, अगर चाइल्डहुड के अंदर हाइपर सीक्रेशन हो जाए। एडल्ट में हाइपर सीक्रेशन होने से एक्रोमेगेली हो जाएगी, एक्रो मतलब बाहर निकलना, मेगेली मतलब लोअर जॉ का, लोअर जॉ का बाहर निकलना, एक्रोमेगेली, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ग्रोथ हार्मोन का पूरा कंसेप्ट आ गया, पूरी एनसीईआरटी आ गई, फंक्शन क्या है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन की वजह से दिक्कत क्या होगी, पिट्यूटरी डॉफिज्म, इसको मिडगेट बोलते हैं, सर्कस के बोने, जो मेंटली हमसे भी ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, पर समझना, सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, हाँ, पर फिजिकली डॉफ होते हैं, बस ये एक दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली डॉफ होते हैं, ठीक है। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, वापस आ रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, ये इतना ही है, क्योंकि ग्लैंड पूरी पढ़ोगे, ये इतना ही, ग्लैंड पूरी पढ़ोगे, ये वेस्टिजियल है। अब मैं पढ़ाऊंगा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन इतना ही है, ठीक है। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की बात कर रहा हूं, अगला हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। आ जाओ, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मेल में भी निकलते हैं, फीमेल, गोनेडो, जो गोनेड्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं वो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। इधर मेल की बात कर लेंगे, इधर फीमेल की बात कर लेंगे। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ध्यान रखना है, एलएच और एफएसएच दो होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं। एफ एस एच और एल एच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन मेल में भी निकलते हैं, फीमेल में भी निकलते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कहां से निकल रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर, कहां पर काम करेंगे, गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी, समझना,
तो अब अगर मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करता हूं तो मेल में किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये लिडिक सेल ऑफ टेस्टीज। टेस्टिस की लिडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं। एफएस किसको स्टिमुलेट करते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। लिडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, समझना। लिडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, लिडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, समझना, इसको स्टिमुलेट करेंगे। अगर मैं लिडिक सेल की बात करता हूं तो ये क्या करेंगी, क्या रिलीज करती हैं इसकी वजह से? रिलीज एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे काम हैं जो मैं आगे गोनेड्स में भी कराऊंगा, पर यहां पर क्या काम कर रहे हैं? कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी गोनेड्स में भी इसको डिटेल में समझाऊंगा। सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या काम करते हैं? ये भी स्पर्म को मैच्योर करते हैं, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। आप समझ रहे हो? हाँ। तो गोनेड्स का मेल में क्या रोल है? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एलएच निकलेगा, ये टेस्टिस में जाएगा, लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, तब लिडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करेंगे। एंड्रोजन इज अ क्लास ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आ गया, और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कराएगा, ठीक है। और एफएसएस निकलेगा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, तब सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करेंगे, तब जाकर के गैमीट का मैच्योरेशन होगा और कंप्लीट गैमीटोजेनेसिस होगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर के गैमीटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करा रहे हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, DHEA ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? मैसेज का उपयोग सिर्फ बताने के लिए किया जाता है समझ में आया या नहीं आया, या डाउट डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैसेज का तुम जो दुरुपयोग कर रहे हो ना, तुम हो ही नहीं सही मायने में नीट एस्पिरेंट, जो टर्म यूज करना चाहिए मुझे। इसके बाद बायोमोलिक्यूल नहीं होगा, इसके बाद वो होगा जो प्लानर के अंदर है, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शायद उसके बाद बायोमोलिक्यूल आएगा, क्योंकि टेस्ट पेपर आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 3 टॉपिक हैं: टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच। हाँ, टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच, समझ गए? हाँ। उसके बाद एनिमल किंगडम होगा। अब 3 चैप्टर बचे हैं ना इसके बाद, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल किंगडम, बस 3 के बाद तो 12 चालू हो जाएगी ना। हाँ, फ्रॉग भी है बेटा, फ्रॉग तो पूरा पूरा सिलेबस में है। उसका 12 चालू हो जाएगी। 12 तो बहुत जल्दी खत्म होती है, 12th में टाइम नहीं लगता ज्यादा, हार्डली 2 मंथ लगते हैं 12th के अंदर, हार्डली 2 मंथ, क्योंकि बच्चा बोर्ड में पढ़ा हुआ होता है और सिलेबस भी कम होता है 12th में हर सब्जेक्ट का। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आगे आ जाओ।
फीमेल में क्या कर रहा है, एफएसएच नाम ही छुपा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी क्या काम करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, क्या काम करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी, ये ओवरी के अंदर फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा, ठीक है, एफएसएच। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो एक हार्मोन निकलता है फॉलिकल से, कौन सा हार्मोन निकलता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन। यानी जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ता चला जाएगा। और एस्ट्रोजन क्या है, इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। चलो ये तो हो गया एफएसएच का रोल फीमेल के अंदर, ठीक है। एलएच क्या काम करता है जरा बताओ, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन, ये क्या कराता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यानी ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा और सेकेंडरी साइड को निकाल देगा, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और साथ में रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को एक ग्लैंड में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो इट इज कॉल्ड ल्यूटियल हार्मोन, एलएच, ल्यूटियल हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम को बना रहा है, समझ रहे हो ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एलएच का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना, समझ रहे हो ना, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना। हाँ, पिछले नोट से इस बार के नोट्सों में अंतर इसलिए आया गया है क्योंकि एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज किया है, ठीक है, वो अंतर थोड़ा सा तो दिखेगा आपको, पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड है पर एनसीईआरटी कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। ओवल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज एस्ट्रोजन एटसेट्रा। इन हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है कॉर्पस ल्यूटियम, समझ रहे हो। फॉर्मेशन के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा गोनेट्स के अंदर। ओव्यूलेशन करा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आप जानते हो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जो मैं गोनेट्स में पढ़ाने वाला हूं इसी के अंदर, अभी गोनेट्स वाली ग्लैंड के अंदर। तो ये बेसिक समझ में आ गया, बेसिक, ये बेसिक हो गया फीमेल के केस में गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का, और बेसिक हो गया मेल के केस में गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का, दोनों के केस में एकदम बेसिक हो गया। एंटीरियर लोब यहां पर खत्म होता है, पूरा एनसीईआरटी का एंटीरियर लोब खत्म है यहां पर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पोस्टीरियर लोब की, पोस्टीरियर, अच्छा आज पोस्टीरियर ही हो पाएगा मुझे लग रहा है, लास्ट पिट्यूटरी खत्म हो जाएगी, पर पिट्यूटरी में अपने बहुत है, ठीक है। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस से कितने हार्मोन निकल रहे थे, दो, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगर मैं एडीएच की बात करता हूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करता हूं, ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन बोल रहे हैं, उसको ऑक्सीटोसिन बोल रहे हैं।
एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता क्या है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़ाया था, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डी डी सी टी एंड सी डी, क्योंकि एडीएच के रिसेप्टर सीडी में भी होते हैं और एडीएच के रिसेप्टर डीसीटी में भी होते हैं, याद हो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था मैंने। जबकि ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन इज इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड यूट्राइन मसल्स एंड यूट्राइन वॉल। मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, सो इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ejection of milk and birth, parturition। बर्थ, इजेक्शन ऑफ मिल्क करा रहा है क्योंकि मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क बाहर निकलेगा, और यूट्रन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पार्चुरेशन होगा, बर्थ, पार्चुरेशन बर्थ ऑफ बेबी। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, हाँ, सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। पार्चुरेशन, ठीक है, ये बस इतना ही फंक्शन है, इसमें तो और कुछ है नहीं है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यस या नो, नो डाउट, नो डाउट, नो 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 नो, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलो एक ग्लैंड हमारी आज कंप्लीट होती है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस छोटा सा ही है, तो हाइपोथैलेमस भी चाहो तो आप खत्म कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहा, एंटीरियर पिट्यूटरी बाय रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। भाई रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों ही निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी स्पेशली ट्रॉफिक सेल्स, जैसे मैं समझाऊं आपको, समझने की कोशिश करना,
मान लो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल्स थी। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सोमैटोट्रॉफ, ट्रॉफिक सेल ने लेके सोमैटोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, ठीक है। इसके बाद आएगा गोनाडोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ। ये 5 टाइप के आगे ट्रॉफिक सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं इन सेल्स के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, रोके कौन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जैसे समझना, जैसे यहां से निकलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, कौन से निकलेंगे, जैसे यहां से निकला ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये सीधा सोमैटोट्रॉफ को स्टिमुलेट करेंगे, तब यहां से ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसलिए इसको सोमैटोक्राइनिन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन, 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 जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस कर रहे हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं सोमैटोट्रॉफ से, ठीक है। और जब जरूरत नहीं होती है तो यहां से एक हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा, ये इनहिबिट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है, वो इनहिबिटिंग हार्मोन है। समझ रहे हो? किन सेल को भाई, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है इसको निकालने के लिए, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है इसको इनहिबिट करने के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो 3 नाम याद रखने हैं आपको, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोट्रॉफिन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोट्रॉफिन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की बात है। सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोट्रॉफिन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोक्राइनिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, और सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ में आया नहीं आया? बस ये हो गया एक। अब सबके आगे रिलीजिंग लगा दो, ठीक है। जैसे यहां से निकलेगा, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जैसे, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से निकलेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे, और ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब यहां से आएगा कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, समझना, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, समझना, लैक्टोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या निकालेंगे, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या निकालेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या निकालेंगे, PRL। निकल के सारे हार्मोन। तो ये बनवा रहे हैं इन सेल से ये हार्मोन, ठीक है। और इनके सीक्रेशन को रोक रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस एक और निकालता है, डोपामाइन, डोपामाइन। डोपामाइन एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो सीक्रेशन को रोकता है, एक्साइटेटरी ना होकर के इनहिबिटरी है, रोकने का काम करेगा। तो लैक्टोट्रॉफिक सेल यानी PRL के सीक्रेशन को रोकता तो है डोपामाइन, और रिलीज कराता है, ठीक है, लैक्टोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये स्टिमुलेट कराएगा, वो रोकेगा। इन बचे हुए 3 हार्मोन के सीक्रेशन को ये खुद रोकते हैं,
बाय फीडबैक इनिबिशन, इनिबिट बाय फीडबैक इनिबिशन, इनिबिट बाय फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। सर क्या होता है फीडबैक इनहिबिशन? ठीक है, ये अभी मैं बायोमोलिक्यूल में डिटेल्ड में कराने वाला हूं, ठीक है, समझो, समझ रहे हो? हाँ, डिटेल्ड में कराने वाला हूं। हाँ, डोपा डोपामाइन एक ही बात है, पर इट इज अ इनहिबिटरी हार्मोन, एक्साइटेटरी नहीं है, चीजों को रोकेगा, समझ रहे हो? हाँ, पर ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर ये एक्साइटेटरी का काम करता है, मोस्टली इनहिबिटरी है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था क्या, कि फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है? फीडबैक यानी प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोके, समझना, प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोके, खुद अपने बनने को रोक दे, वो डोपाम, वो फीडबैक इनहिबिशन है। समझ? और छुट्टी छुट्टी क्यों लिख रहे हो भाई? ठीक है, अब खत्म ही है, जब टाइम आपका इतना ही होता है, 40 मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ तो लो इसको। ये कौन है ये? विवेक, हर्ष, ये इन बच्चों को भगा दिया जाए। हाँ, नहीं तो वैसे तो मैं इग्नोर करता ही हूँ, ठीक है, बस मैं तो तुम्हारी तुम्हारी देखो देखो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे ऊपर फर्क पड़ता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी है यार, तुम जो पढ़ रहे हो ना, वास्तव में सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, और कुछ भी नहीं, बस यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया? फीडबैक इनिबिशन का मतलब है अगर प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोके तो उसको फीडबैक इनिबिशन बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस, अभी आप पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एलोस्ट्रिक इनिबिटर, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी उसमें भी मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं तो एंजाइम पढ़ाऊंगा, एलोस्ट्रिक इनिबिटर होते क्या है। ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा हो गई तो यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही बनने को रोक देगा, इसको बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन, यानी प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोक दे। सर कैसे रोक देगा? एक्चुअल में यहां पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज के ऊपर, ठीक है, ग्लूकोज बाइंड करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी एक साइट और होती है जहां पर प्रोडक्ट बाइंड करता है, समझना, समझ रहे हो? हाँ, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर प्रोडक्ट बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट नहीं बनेगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, इसको फीडबैक इनिबिशन बोलते हैं। ये मैं कराने वाला हूं, तो ये तीनों के तीनों फीडबैक इनिबिशन को फॉलो करते हैं, बाद बाकी के इनके इनिबिटर होते हैं, सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामिन। अब बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, रिवर्स। अब बताओ, दो ग्लैंड आपकी समझ में आई नहीं आई? पिट्यूटरी करा दी है मैंने और हाइपोथैलेमस करा दिया है। अब कल से सारी ग्लैंड चालू होंगी बेटा, ठीक है। कल मैं थायराइड कराऊंगा, सबसे पहले, सबसे बड़ी ग्लैंड है थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। उसके बाद पीनियल और अदर ग्लैंड को जोड़ूंगा इसके अंदर, ओके। हाइपोथैलेमस अनऑर्गेनाइज्ड है, पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है, पढ़ा जरूर रहा हूं पर अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इसका काम ब्रेन का भी पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी ने वहां पर भी साफ साफ लिख रखा है इसको अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, यहां तक कोई डाउट? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इनको भी एनसीईआरटी बूस्टर ही बोलोगे, ठीक है, एक तरीके से एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन हैं सारे के सारे। पीनियल ग्लैंड कल कराऊंगा, आज नहीं। ये सारे आपको करने हैं, होमवर्क है आपका, सब एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग 15-16 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आज के टॉपिक से ही है, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है, और कल मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है, मतलब आगे की ग्लैंड्स को। तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं? ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय।